नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो पर। और आज हमारे शो पर एक खास मेहमान है जो पेशे से वकील हैं, खेल से जुड़े हुए हैं और बेहद जुझारू हैं। लगातार दूसरी बार वो डीडीसीए के प्रेसिडेंट बने हैं और उनकी एक और पहचान है कि बीजेपी के कद्दावर नेता स्वर्गीय अरुण जेटली के बेटे भी हैं, लेकिन बावजूद इसके वो राजनीति में नहीं आए हैं। तो उनसे आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि आगे लाइफ में क्या प्लान है। क्या वो भी राजनीति में आएंगे या क्रिकेट में जाएंगे, क्या करेंगे। हम तमाम सवाल लेके उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि आगे क्या करेंगे। रोहन जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया। थैंक यू, नमस्कार। मेरा एक सबसे पहला सवाल ये है कि अरुण जी की जो विरासत है, जो क्रिकेट है या वकालत है, वो तो आपने अपना ली, उसको आप आगे ले जा रहे हैं, लेकिन राजनीति में आप नहीं हैं। देखिए, मेरा मानना है और ये एक अरुण जी का भी मानना था कि पब्लिक लाइफ में, राजनीतिक जीवन जीने में आपको पहले जीवन में एक प्रोफेशनल या एक कंसिस्टेंट करियर पाथ में फोकस करना ज़रूरी रहता है कि जो पारिवारिक जीवन है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, उसमें जो पर्सनल नीड्स है, एक्सपेंसेस है, फैमिली, मदर, वाइफ, डॉटर, चिल्ड्रन, इन सब की जो अपब्रिंगिंग वगैरह है, बिकॉज आप जब एक राजनीतिक पद पे चलते हैं, सामाजिक कार्य की ओर चलते हैं, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि आप एक समाज सेविक काम कर रहे हैं। आपका कोई इनकम नहीं होती उसमें, आप कोई प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे हैं। वो एक काम है जिसमें आप सोसाइटी के लिए, देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए उसको आगे कैसे नई ऊंचाइयों पे ले जाए, उस पर काम कर रहे हैं। तो एक करियर होना ज़रूरी है, एक कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है। और एक समय के बाद जब हम एक परिवार नाते, एक सोच से, संघ से, पार्टी से जुड़े हुए हैं, जब पार्टी निर्णय लेगी कि सामाजिक कार्य में और राजनीतिक कार्य में और पार्टी के काम में जाना है, तो हम डे वन से रेडी हैं उस काम में जाने के लिए। यानी आप अंदर से तो तैयार हैं कि कभी भी अगर पार्टी। देखिए, बात अंदर से तैयार होने की नहीं है। हम वो फुट सोल्जर हैं पार्टी के, जो पार्टी और संघ के निर्देश का पालन हमेशा करती है। और जिस दिन पार्टी हमें निर्देश देगी कि जी आपने ये काम करना है, हम उस काम में जुट जाएंगे। क्या आप पार्टी के कार्यक्रमों में जाते हैं? और आप संघ कह रहे हैं, तो क्या संघ से भी अभी भी जुड़ाव है या वहाँ देखिए की शाखाओं में? देखिए, मेरा जितना पार्टी से और जितना संघ की सोच से जुड़ाव है, वो ज़्यादातर मेरी उम्र और वर्ग के लोगों का रहे ना रहे, मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है। पर हमारा सिंस एक पारिवारिक नाता रहा है, और सिंस हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो एक ऐसा रिश्ता है कि अगर सपोज़ अगर मैं पार्टी से अलग हो जाऊं, तो आप सामाजिक तौर पे अगर तब भी किसी से पूछेंगे तो व्यक्ति यही बोलेंगे कि ये तो भाजपा से जुड़े हुए हैं। कभी आपने कोशिश नहीं की कि आपको भी राजनीति में जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास भी वो उम्र का तकाजा है कि आप लड़ सकते थे चुनाव? देखिए, मेरा मानना है कि मैंने कोशिश आज तक नहीं की। मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, पार्टी के कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वह चाहे कितनी छोटी हो या बड़ी हो, मैं हमेशा उसे फुलफ़िल करता हूँ। और रही बात राजनीतिक एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की, अगर आपकी मैं बात सही समझ रहा हूँ, वो एक निर्णय है जो पार्टी सही समय पे लेगी, और जिस दिशा में हमें चलाएगी, हम उस दिशा में चलेंगे। मैं ये सवाल बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ही की पार्टी में, और कहें तो दिल्ली में ही, ऐसे बहुत इस समय नेता हैं, या कहें चुन के आए हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, जिनके माता पिता पॉलिटिक्स में रहे। उनके लिए ज़्यादा तकलीफ इसलिए नहीं रही क्योंकि माता पिता रहे। आप कब ये सोच रहे हैं कि मतलब आप जाएं, या अरुण जी की जो विरासत है उसको यहाँ राजनीति में आगे बढ़ाएं? देखिए, मेरा मानना थोड़ा सा इस विषय में हल्का सा अलग है। जब आप कहते हैं कि जाएं या इन्वॉल्व हुए हैं, तो मेरा इसमें ये मानना है कि किसी व्यक्ति को उसके माता पिता के पार्टी में एक्टिव रहने या इन्वॉल्व रहने के स्तर से ना देखा जाए तो बेटर है। थोड़ा अनफेयर है, बिकॉज हर व्यक्ति अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे भी बहुत चीज़ें करता है। अब मैं हाल ही में आपको एक बात बताऊं, कहीं पे बोला गया कि यार रोहन ने क्रिकेट के चुनाव लड़े और वो अनअपोज जीता। मैटर ऑफ फैक्ट है कि पहली दफ़ा अनअपोज चुनाव था, दूसरी दफ़ा कंटेस्टेड चुनाव था, तीसरी दफ़ा कंटेस्टेड चुनाव था, तृणमूल कांग्रेस के सिटिंग सांसद लड़े थे खिलाफ। लेकिन जब किसी को एक सोच से किसी चीज़ को देखना होता है, तो वो अपनी सोच को कैसे मोल्ड करते हैं अपनी एक आइडिया को बिलीव करने के लिए, वो एक तरीका अलग है। बट
जो आप बात कह रहे हैं कि भाई क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में जो लोग हैं जिनके माता पिता रह चुके हैं वो आए, हम्म। देखिए आए, पार्टी की तरफ कंट्रीब्यूट करें, पोजीशन हो ना हो, लेकिन सब किसी ना किसी तरीके से पार्टी से जुड़े हुए हैं और इन्वॉल्व हैं। आपकी हिंदी वैसे बहुत साफ है, क्योंकि आप विदेश में पढ़े, मुझे लगा नहीं था कि इतनी हिंदी स्पष्ट बोल रहे होंगे, उच्चारण भी आपका बड़ा नहीं क्लियर है। नहीं, हिंदी हिंदी तो एक सवाल ये है कि बीजेपी के बारे में आपकी क्या राय है, या ये है क्योंकि अरुण जी आपके पिता जो हैं वो बीजेपी में थे, इस वजह से पार्टी अच्छी लगती है, या क्या वजह है? देखिए, मैंने भाजपा को उन दिनों से फॉलो किया, यंग एज से, जब अशोका रोड पे एक छोटा सा नेशनल हेडक्वार्टर था। मैंने वो समय भी देखा है जब पार्टी चुनाव किसी स्टेट में या सेंटर में सक्सेसफुली कंटेस्ट नहीं कर पाती थी तो लोग कैसे, वर्कर कैसे रिड्यूस हो जाते थे और विद ट्रेंड कैसे बढ़ते थे। सो पार्टी ये एक पार्टी है, डिफरेंस है, एक सोच है। इनका एक महत्वपूर्ण सोच है कि भाई कैसे देश को और भारत देश को आगे लेके जाया जाए, कैसे सबको यूनिफाइड रखा जाए, कैसे बाहरी मुल्कों से अगर कोई खतरा है तो उसको कैसे सेफ्टी सिक्योरिटी पे कैसे स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग हो, कैसे ट्रेड इकोनॉमी पे स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग हो। आप रियलाइज़ करेंगे कि कोविड हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, विश्व में क्राइसिस हुए, इकोनॉमिक डाउनफॉल्स हुई, बिल्कुल। कंट्रीज एक्सेप्शनल रिसेशंस में चले गए, कई पड़ोसी मुल्क, कई दूसरे वेस्टर्न नेशंस वर्ज ऑफ बैंकरप्सी पे पहुंच रहे थे। बट आपने एक चीज़ रियलाइज़ करी होगी कि भाई जो बैंकिंग चैनल्स में लोगों के बैंक अकाउंट्स खुले, जो इंक्लूजन प्रोसेस हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोसेस हुआ भारत सरकार की ओर से 2014 के बाद, उसका लाभ आपको कोविड के समय में मिला। क्यों? क्योंकि आपने रियलाइज़ किया कि ठीक है, चीज़ें स्लो हो गई, चीज़ें स्लो डाउन हुई, लेकिन आप एक इम्यून रहे ग्लोबल क्राइसिस से। आज के समय में भी आप देखें, ट्रेड टैरिफ वॉर्स चल रही हैं, मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपकी जो इकोनॉमिक प्लानिंग रही है पास्ट में, उसका नतीजा आपको आज दिख रहा है, जहाँ पे आप सेक्टर सिक्योरिटी देख रहे हैं, आप मल्टीपल, आप रिसेशंस कम देख रहे हैं, आप जॉब सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा देख रहे हैं, आप ले-ऑफ्स कम देख रहे हैं। आप देखिए विदेश में कितनी ओवरसीज़ कंपनीज़ है जो ले-ऑफ्स कर रही हैं, उसका ऑब्वियसली ग्लोबल इफेक्ट है जिसमें एक डाउनवर्ड ट्रिकल भारत देश पे भी आ रहा है, लेकिन वो बहुत कम इफेक्ट है। इसी कारण से कि जो पार्टी की सोच है, जिस सोच को लेके मोदी जी अपनी सरकार चला रहे हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ और नियम का जो इम्प्लीमेंटेशन है, उससे एक इम्यूनिटी डेवलप होती है कि आप इम्यून हैं। सेफ्टी, नेशनल सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स, इकोनॉमी, इंटरनल प्रोग्रेशन, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखिए मतलब साथ लेके चलने की सोच है। तो आपको लगता है कि सही दिशा में है वो? बिल्कुल, बिल्कुल सही दिशा में है। एक सवाल, अ, हर बेटे का अपने पिता से जुड़ाव होता है, तो अब जब आप अपनी चीज़ों को देखते हैं, चाहे क्रिकेट हो, या वकालत हो, या राजनीति हो, तो अरुण जी को आप कभी ऐसे सोचते होंगे कि ये स्थिति होती तो अरुण जी क्या करते, या आप कभी लगता है कि अरुण जी होते तो बेहतर होता इस समय? देखिए, मेरा मानना है कि अरुण जी अगर इस समय होते सबके बीच में तो चीज़ें थोड़ी हटके अलग होती, टू द पॉइंट कि वो एक नेशन बिल्डर थे। हर क्राइसिस में उनकी एक ओपिनियन होती थी, एक वॉइस होती थी, और प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में एक एक उस वॉइस की, ओपिनियन की एक रिगार्ड होती थी कि भाई देयर इज़ अ वॉइस, वी शुड पे अटेंशन टू इट। वो आपसी चर्चा होती थी, तो ज़रूर कोई ना कोई योगदान ज़रूर रहता, चाहे इकनॉमी हो, चाहे नेबरिंग कंट्री से कन्फ्लिक्ट हो, चाहे इंटरनल इश्यूज हो, पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स हो, बहुत चीज़ें रहती जियो हैं, पॉलिटिक्स में जियो भी इनकी पॉलिटिक्स में जरूरत है। रहती हैं, तो इन चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों को लेके। तो आपको लगता है कि कई बार ऐसा लगता होगा कि कोई केस होगा या डीडीसी में कोई मसला होगा, या तो आपको लगता है कि अरुण जी होते तो क्या करते? ऐसा कभी कुछ आपको याद है किस्सा कि आपने कभी उनसे सलाह मांगी और उन्होंने दिया हो? देखिए, चीज़ें तो बहुत डिस्कस होती हैं, लेकिन आज के समय में बहुत दफ़ा कोई चीज़ अगर हमें, मेरे को पर्सनल लेवल पे कोई चीज़ पे निर्णय लेना हो, तो मैं कभी कभार एक्चुअली सोचता हूँ कि भाई इसको कैसे लिया जाए, हम्म, किस किस दिशा में ले जाया जाए उस सोच को, हम्म,
कैसा निर्णय होना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, अगर वो होते तो क्या करते, वो किस चीज़ पे एसेंस पे करते। और कभी कभार सपोज कोई चीज़ में व्यक्ति को एक इम्पल्सिव रिएक्शन की आदत होती है 30 कि सेकंड जो है कि सोच। जी कुछ कुछ निर्णय लेना तो अभी लेते हैं। तो फिर उन समयों पे सबसे ज़्यादा होता है कि यार ठीक है, पेशेंटली डिसाइड करो, सोचो कि क्या करते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करो। तो कभी कभार जो आप एक इम्पल्सिव रिएक्शन होता है चीज़ का, उसके कॉन्ट्ररी ऑपोजिट करते हैं एंड में। तो सर आपकी कुछ यादें होंगी ज़रूर अरुण जी के साथ में, अपने पिता के साथ में। कोई ऐसी याद जो अभी भी आपको लगता है यार ये वाला बेस्ट मोमेंट था, ये लाइफ का स्पेशल पार्ट था आपके विदेश में पढ़ने जाने से लेके, या स्कूल का कोई ऐसा मोमेंट? नहीं देखिए, हम लोगों का एक बड़ा ही न्यूक्लियस फैमिली थी, अभी भी न्यूक्लियस फैमिली है। और जब बचपन के दिनों से लेके जब तक उनका देहांत, तो हम लोगों का एक बड़ा रेजिमेंटेड रूटीन रहता था। जब वो सरकार में थे तो थोड़े बिजी ज़्यादा थे, लेकिन उसके अलावा भी, उसके दौरान भी हम लोग हमेशा समय निकालते थे पारिवारिक तौर पे समय बिताने का। चाहे गर्मियों में हो, चाहे हर हफ्ते 10 दिन में हो, 15 दिन में। और सबकी क्या सोच है, क्या निर्णय हो रहा है, कहाँ पे क्या है। मेरे को अभी भी याद है, एक दफ़ा मैं जब विदेश में पढ़ रहा था, तो माता पिता आए हफ्ते 10 दिन के लिए। वो आए इसी निर्णय से थे कि यार तुम्हारे साथ समय बिताना है। टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ तक? वहाँ आए, मेरे को याद है अक्टूबर 2013 का महीना था। अक्टूबर 2013, सितंबर अक्टूबर 2013 होगी। दशहरा दिवाली की जो समय की छुट्टियां होती हैं, उस समय में वो उधर आए 10-12 दिन के लिए, कि भाई हम तुम्हारे साथ समय बिताने आए हैं, कि तुम्हारा अभी दिसंबर तक वापस नहीं आने का होना था, तो इसलिए हम इधर चले आए। अच्छा, तो ऐसा भी होता है? हाँ हाँ, हम लोग कभी गर्मियों की छुट्टियों में विदेश चले गए, कहीं पे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, कहीं पे छुट्टी हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो वो एक क्वालिटी टाइम होता था जो एक फैमिली का, वो हमेशा बगैर किसी क्वेश्चन के हमारा हर साल प्लान होता था, जिसमें हमें पता होता था कि यार हम लोग इस दिन में कभी ना कभी चले जाएंगे बाहर, और कहीं ना कहीं छुट्टी पे जाएंगे ज़रूर। तो लॉ करने का फैसला आपका था, या उन्होंने कहा कि बेटा लॉ करेंगे तो एक लेगेसी आगे बढ़ती चली जाएगी? नहीं देखिए, उन्होंने जीवन में कभी नहीं कहा क्या दिशा पकड़नी है, क्या प्रोफेशन पकड़ना है। केवल उनका ये रहता था कि यार जो काम करो, अच्छे से करो, कि भाई आप अपनी फैमिली को सस्टेन कर पाओ। जीवन में आगे आपने क्या लाइन करनी है, क्या नहीं करनी, वो एक अलग बात है, बट प्रोफेशनल तरीके से अपना एक करियर बिल्ड करना सबसे ज़रूरी है। आज मेरे को हो गए हैं कोई 13-14 साल हो गए हैं प्रोफेशन में, और कैसे करियर ग्रोथ होती है आपको रियलाइज़ भी नहीं होता। हम कहाँ कुछ समय पहले तक अपने सीनियर्स को सर बोलते थे, और आज यंगर लॉट हमें सर बोलते हैं। तो टाइम इवॉल्व करता रहता है, समय स्थिर नहीं रहता, समय बदलेगा, घड़ी घूमेगी ज़रूर। तो कभी दबाव महसूस होता है कि अरुण जेटली बड़े वकील थे, मैंने इनको दिल्ली के कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में जला करते हुए भी देखा, उनका स्टाइल को देखा। तो कभी दबाव महसूस होता है कि अरुण जेटली के बेटे होने की वजह से केस का दबाव ज़्यादा होता है? देखिए, केस का दबाव इन चीज़ों से नहीं होता कि मेरी लेगेसी क्या है। केस तो अपने मेरिट्स पे लड़ा जाता है कि भाई क्या कानून है, और क्या उसके फैक्चुअल फैक्ट्स, और क्या तत्व हैं उस केस में। लेकिन ये ज़रूर होता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं ज़रूर असेस कर रहा होता है कि भाई ये व्यक्ति क्या एक फेयर तरीके से जस्टिफाइबली अपनी वकालत की प्रैक्टिस कर रहा है, और कोर्ट में जो बहस कर रहा है वो इज़ इट वर्दी ऑफ बीइंग ऑफ दैट लेगेसी और नॉट। लेकिन मेरा मानना है बहुत अच्छी चीज़ है कि उससे मेरे को एक बड़ी ऊर्जा मिलती है कि मैं और बेटर करूं। पर लोग आपको जज करते होंगे ना कि देखो अरुण जी का बेटा है और इसको अभी वैसा नहीं कर पा रहा जैसे अरुण जी करते। कभी आज सुना भी होगा किसी से? देखिए, मैं अपनी साइड से एकदम बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, चाहे प्रिपरेशन हो, चाहे डिलीवरी हो, चाहे आर्ग्यूमेंट्स हो, चाहे फैक्ट्स हो कोर्ट के। बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूर असेस करता है। माइंडसेट है, माइंडसेट है। वो एक माइंडसेट है। और मेरा मानना है, मैं अपनी साइड से 110% कोशिश करता हूँ बिल्कुल अटूट काम करने की।
और कभी कभार आपको फेयर भी होना पड़ता है, कभी कभार आपको कंपैशनेट भी होना पड़ता है, कभी कभार आपको अग्रेसिव भी होना पड़ता है। अब अगर अग्रेशन दिखाएंगे तो बोलेंगे देखो ये फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ये लिबर्टी ले रहे हैं करने की। नाम की लिबर्टी है। लेकिन अगर आप अब कहीं कंपैशनेट हो रहे हो, बिकॉज देखो ये ढीला पड़ गए आप। ढीले पड़ गए, सो कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट फेयर टू बी जज, बट एक ह्यूमन मेंटालिटी है कंपैरिजन और जज करने की। कभी अपने फादर को असिस्ट किया किसी केस में, हालांकि तब तक वो शायद राजनीति में देखिए constituent मैं जब लॉ स्कूल में था, वकालत कर रहा था, उस समय मैं जब भी कॉलेज की छुट्टियां होती थी तो मैं उनके साथ कोर्ट जाया करता था। तो मैंने उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कई मैटर्स बहस करते हुए सुना है। और उस समय पे जो क्राफ्ट, आर्ग्यूइंग क्राफ्ट, स्किल्स, डिलीवरी वगैरह है, वो सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। जब तक मैंने वकालत ख़त्म करी तब तक वो नेता प्रतिपक्ष बन चुके थे राज्यसभा के। तो मेरा तो हाइंडसाइट में ये लाभ रहा कि जब कॉलेज के दिनों में मौका मिलता था तो हम साथ चले जाते थे, तो तब देखते थे क्या हो रहा है। लेकिन जब आप करने आए तब तक तो वो पोजीशन। बिल्कुल। तो क्या उसके बाद आपने उनसे कभी राय मांगी, क्योंकि वो तो बिजी हो गए थे, लेकिन कभी आपने कुछ बोला कि ये केस अगर ऐसा हुआ नहीं तो? देखिए, केस वगैरह पे तो खैर स्पेसिफिक चर्चा नहीं होती, विषयों पे ज़रूर चर्चा हुई कि भी कोर्ट में क्या विषय चल रहा है, किन चीज़ों पे डिस्कशन हो रही है, क्या कोर्ट की और कोर्ट की जजमेंट किस दिशा में जा रही हैं, जैसे मल्टीपल इश्यूज हुए, लेकिन ये सब बहुत कुछ। अरुण जी क्रिकेट में भी काफ़ी दिलचस्पी लेते थे, डीडीसीए में भी थे, आप भी हैं अब। तो जब आपने सोचा डीडीसीए में जाने का, तो क्या उनसे चर्चा हुई थी या आपने उनसे बताया या सलाह ली? नहीं नहीं, देखिए डीडीसीए में तो मैं उनके निधन होने के बाद इन्वॉल्व हुआ। मैं 2020 के दिसंबर में डीडीसीए में आया था, एंड उन्होंने डीडीसीए और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में अपना इन्वॉल्वमेंट दिसंबर 2013 में ही मैच विनम्र कर दिया था। तो आपने जब जब गए तो फिर वहाँ पे किस तरह का आपको लगता था कि अरुण जी के समय ऐसा होता था, या किस तरह की चीज़ों आपने वहाँ पे महसूस की? देखिए मैं ऐसे समय पे इन्वॉल्व हुआ जब वो संस्था बहुत ही केओस में से उभर रही थी। कोर्ट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, लिटिगेशन थी, डिस्प्यूट्स थे, मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। और जब मैं उस संस्था में चुन के गया पहली दफ़ा, तो वो ऐसे ही संस्था बन चुकी थी कि जिसका पिछले 10-12 साल में कुछ अपग्रेडेशन नहीं हुआ था, कोई चेंज नहीं हुआ था, कोई कि वहाँ Contribution वहाँ नहीं वहाँ था। समय स्थिर था। हम्म, अगर मैं एक हम्म, आपको चीज़ बताऊं, जो जो दर्शकों के लिए फैसिलिटी सन 2012 में थी वही सन 2020 में थी। वही चीज़ 8 साल में कोई चेंज नहीं हुआ था, टस की मस नहीं हुई। अगर हम बोलें एक ईंट नहीं लगी थी डेवलपमेंट के तौर पे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं था, कोई वॉशरूम्स अपग्रेड नहीं थे, कोई फैसिलिटी अपग्रेड नहीं थी। तो 8 साल में कोई काम नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ था। संस्था पे डेट था, हम्म, पर पैसे नहीं थे देने के लिए। हम्म, तो 4 साल, 5, 4.5 साल में हमने कैसे उस संस्था को टर्न अराउंड किया है कि डेट फ्री है, काफ़ी बड़ी संख्या के हमारे पास फिक्स डिपॉजिट्स हैं, और करियर ग्रोथ में जो क्रिकेटर्स की करियर ग्रोथ जो एक संस्था का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, हम उसकी तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, वो भी हमने एक प्रोसेस बनाया कि भाई 4 साल में जो क्रिकेट बहुत पुअर हो गया था दिल्ली शहर में, उसको कैसे उठाया गया है। चाहे वो डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्मेंसेस हो, विमेन साइड पे हो, सीनियर जूनियर्स हो, मेंस हो, बॉयज़ हो, गर्ल्स, सब एज ग्रुप्स में क्लब लेवल क्रिकेट इंप्रूव किया है। जहाँ 600-700 मैच हो रहे थे साल के, हम उसको ऑलमोस्ट 1700-1800 मैचेस पे ले आए हैं। एज स्पेसिफिक लीग्स हो रही हैं, हमने प्रीमियर लीग शुरू करी है। तो ये सारी चीज़ें जिससे दिल्ली शहर का क्रिकेट उठ रहा है और पॉजिटिव पॉजिटिव दिशा में चल रहा है। लेकिन क्रिकेट में जैसे पहले जब आपके पिता थे, तो उस समय आपको याद होगा विराट कोहली, गौतम गंभीर, अमित मिश्रा, आशीष नेहरा, ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो दिल्ली से गए हैं इंडियन टीम में। लेकिन क्या पिछले 4 सालों में आपको लगता है कि, या 4-5 सालों में जब से आपने संभाला है, उस तरह का कंट्रीब्यूशन है दिल्ली से? देखिए, दिल्ली से पिछले साल हम्म, जब से मैं
इस ऑर्गेनाइजेशन में आया हूँ, हमारे 3 प्लेयर्स हैं जिनको नेशनल डेब्यू मिल चुका है। पाइपलाइन में कम से कम 3 से 4 और प्लेयर्स हैं जो नेशनल डेब्यू की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले जो आपने नाम लिए हैं, विराट कोहली, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग एंड दी अदर्स, 2012-13 से लेके 2020 तक केवल ऋषभ पंत का डेब्यू हुआ, एक प्लेयर। का 2020 से लेके अभी तक 3 प्लेयर्स का डेब्यू हो चुका है। आईपीएल की तरफ 3 से 4 नए प्लेयर्स पिछले साल हमारे दिल्ली प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ऑक्शन प्रोसेस में पिक हुए हैं। एंड ये सब जो है ये केवल एक चीज़ कंफर्म करती हैं कि हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं क्रिकेट को उठाने की, वो कंसिस्टेंटली, एक तो हम परफॉर्मेंस अगर चेक करें नेशनल स्केल में तो इम्प्रूव कर रही है एंड एक करेक्ट डायरेक्शन में जा रही है, जहाँ से प्लेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है खेलने की और परफॉर्म करने की। तो आपको लग रहा है कि अब दिल्ली से ज़्यादा प्लेयर्स आएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, मेरा मानना है दिल्ली से ज़्यादा प्लेयर्स आने चाहिए बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, जो कि ऑन द कस्प है। सर, जब आप बात करते हैं अरुण जी की, जब को भी आते थे, तो एक चीज़ मैंने हाल में देखी, आप प्रधानमंत्री मोदी से आपने मुलाकात की थी। हाँ तो जी। मोदी जी, मुझे याद है जब अरुण जी अस्पताल में एडमिट थे तब भी मोदी जी कई बार आया करते थे, आप लोग भी वहाँ थे। तो मोदी जी और अरुण जी के कैसे संबंध थे, आप उनको कैसे याद करते हैं दोनों से? देखिए, उनके संबंध बहुत नज़दीकी थे। उन्होंने बहुत गहराई से, मेरा मानना है, कई दशकों से एक साथ में काम किया। मेरा जब अरुण जी अटल जी की सरकार में नहीं थे, पार्टी के वर्कर थे, मोदी जी जब संघ के काम में जुड़े हुए थे, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ, इमरजेंसी के दिनों से मैं अगर आपको बताऊँ, तब से साथ में जुड़े हुए हैं एंड बहुत गहराइयों से जुड़े हुए हैं, टू एन इफेक्ट कि जब उनका निधन हुआ, जिस दिन निधन हुआ, मोदी जी विदेशी दौरे पे थे और बात हुई तो उनका मैसेज, तो बात हुई तो चर्चा हुई कि हम वापस आ रहे हैं। तो उनको हम लोगों ने परिवार के तहत उनको एक रिक्वेस्ट करी कि वापस आना, एक अपने जहाँ देश के काम से विदेश गए हुए दौरे पे, वो फेयर नहीं होगा, तो प्लीज़ ना आइएगा। तो उससे एक अफेक्शन दिखती है उनके कि कितने वो डिस्टर्ब्ड थे, जिन दिनों बीमार चल रहे थे उन दिनों वो कैसे कितने परेशान रहते थे उनकी सेहत को लेके। आज भी मेरा मानना है कि मदर की कुछ महीने पहले तबीयत ख़राब थी, तो जिस दिन हम हॉस्पिटल गए, मेरे को थोड़े समय बाद उनका फ़ोन आया था कि जी क्या हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसीलिए यही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ना जब अरुण जी पहली बार जब सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए एडमिट हुए थे, तो कहा रहा था कि मोदी जी बहुत फ्रिक्वेंटली विजिट करते थे, हमको बहुत मिलने आते थे। वो उस दौरान किस तरह का होता था, आप क्या देखते थे? क्योंकि मोदी जी भी पहली बार दिल्ली आते पीएम बनने के बाद और वित्त मंत्री बनने के बाद, दोनों की किस तरह के आप बॉन्डिंग उस समय देखते हैं सर? नहीं, बॉन्डिंग तो बहुत क्लोज थी। इंटरपर्सनल रिलेशन उनका बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी था, गहराइयों वाला था और दोनों की सोच केवल एक थी कि भी देश के लिए क्या कर सकते हैं, देश को बेटर करने के लिए। तो क्या ये सच है कि कई बार वो रातों को भी रुकते थे उनके पास, बैठ के दोनों बातें करते थे अस्पताल में होने के बाद भी? देखिए, विजिट करते थे और क्लोज डोर में वो क्या आपस में बात करते थे वो तो हाल के दिनों में एक बयान आया था, कांग्रेस नेता हैं राहुल गांधी, सांसद विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने एक जगह भाषण देते हुए कहा कि किसान जो बिल है उसका विरोध करने पर अरुण जी ने उनको धमकाया था। तो आपने भी उसके बाद बयान दिया था कि ये तो उनके निधन के 1 साल बाद आया था। इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, होता क्या है, जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पोस्ट पे रहे और अपने आप को एंटाइटल्ड फील करे और बगैर रिसर्च करे, बगैर सोचे, बगैर पढ़े कोई भी बयान दे, तो संभाविक तौर पे ये गलतियां होनी जायज़ हैं। और फिर जब उसके बाद उनको कवर करना चाहे, नहीं नहीं नहीं, ये इसमें नहीं था, उसमें था, उसमें था, उसमें था। इतना है कि जब आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में हैं तो आपको आपकी हर स्टेटमेंट को ना एक को लोग, बिकॉज आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्लियामेंट में, आप एक
नेता विपक्ष की पोस्ट होल्ड करते हैं जो एक संवैधानिक पोस्ट है, और आप जो भी बयान देते हैं उसको मासेस, जनता बहुत गौर से सुनती है और मानती है कि वो सच होगा जो आप बोल रहे हैं। तो जब आप ऐसी बयान बार बार किसी ना किसी विषय में, कभी रफाल है, कभी पारेकर साहब है, कभी अरुण जी हैं, कभी कुछ, केवल इन व्यक्तियों के बारे में क्यों उठाते हैं जो आज की डेट में अपना जवाब देने के लिए नहीं है? आप जाइए, आप नेता विपक्ष हैं, सांसद में आपके 100 के करीब सांसदीय मेंबर है, आप सरकार से जवाब पूछिए। अभी सेशन खत्म हुआ, ऐसा कौन सा आपने सवाल पूछा वहाँ पे? ऐसी कौन सी डिबेट में आपने पार्टिसिपेट किया? लेकिन आपको लगता है कि ये जो वाकया वो जिक्र कर रहे थे, उनको ये पता होना चाहिए था कि तारीखों का जो है वो इस तरह से हो जाएगा? देखिए, मेरे को याद है एक दफ़ा मेरे स्वर्गीय पिताजी ने पार्लियामेंट में एक दफ़ा कहा था कि इट इज़ हाई टाइम दैट आई स्टार्ट टीचिंग ABCD टू राहुल गांधी। एक बड़ी अच्छी डिबेट है, आप गूगल पे डालेंगे तो आपको मिलेगी कि जिसको ABCD का ही पता ना हो वो किस विषय के बारे में बोलेगा। तो यहाँ पे फार्मर एजिटेशन है। फार्मर एजिटेशन कब शुरू हुआ? फार्मर एजिटेशन एक मतलब सितंबर 2020 में शुरू हुआ, 13 निधन होने के 13 महीने बाद। बिल कैबिनेट ने जुलाई 2020 में पास किया, 11 महीने बाद। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ABCD है ऑफ एनी कंटेंट। लेकिन क्या उन्होंने कभी माफ़ी मांगी उसके बाद आपसे भी पर्सनली फ़ोन करके कि यार गलती हो गई? नहीं, देखिए, मेरे तो कोई कांटेक्ट है नहीं, ना मेरी कोई इंटरेक्शन हो इन चीज़ों को लेके। देखिए, वही बात है, जब आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में और अब आपने अगर गलती की है, इट इज़ बेटर टू बी ग्रेसफुल एंड एक्सेप्ट इट। वो भी नहीं हुआ। सर, हाल के दिनों में राहुल गांधी की कोई चर्चा चल रही है और आप राजनीति में इंटरेस्ट भी लेते हैं, पार्टी का भी काम कर रहे हैं, तो राहुल गांधी SIR का विरोध कर रहे थे पहले, फिर उन्होंने कहा कि जी वोट चोरी हो रही है, तो सरकार ने कहा कि SIR तो सब जगह होगी, तो वोट चोरी अगर आप कह रहे हैं तो करा लेते हैं। अब वो दोनों चीज़ों का विरोध करें, तो आपको क्या लग रहा है, ये वोट चोरी का विरोध करना चाह रहे हैं, SIR का विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? और जो कहते हैं वो साबित नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये इन शॉर्ट केवल एक केओस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हेन यू आर फाइंडिंग रीजंस नॉट टू बी सक्सेसफुल, आपको पता है कि भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है, और ग्राउंड रियलिटी में जब आपको पता है कि भाई वी आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ द मेजॉरिटी मार्क, टुडे यू आर फाइंडिंग अ फेस सेविंग बिफोर द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो आप आज से ही तत्व बिल्ड करें। जी, मैंने तो 6 महीने पहले ही कहना शुरू कर दिया था। इनके स्वर्गीय पिताजी ने भी एक दफ़ा बैलेट काउंटिंग इलेक्शन प्रोसेस का के ऊपर सवाल उठाया था। ये सिमिलर चीज़ है जो उठ रही है। लेकिन ये जब चुनाव आयोग कहता है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दस्तावेज दिखा रहे हैं, इस पर आप एक हलफनामा दे दीजिए, आप लिखित में दे दीजिए, लेकिन वो कहते हैं कि मैं सांसद हूँ, मैं कह रहा हूँ तो मान लीजिए। अब वही आप बात वकील आती हैं है, इसलिए पूछ देखिए रहे हैं। अब वही बात आती है, बाकी स्टेटमेंट्स आपकी शुड नॉट बी डीम टू बी करेक्ट, लेकिन ये आपकी करेक्ट हुए। देखिए, अगर इतना ही तत्व है, इतने ही सबूत है, तो आप प्रॉपर एक पिटीशन डालिए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, कौन मना करता है? सुप्रीम कोर्ट में केस डालिए। व्हाट इज द जुडिशरी फॉर दिस वेरी रीजन। ये अकेला देश होगा जिसमें हर आम संविधान का अपना काम अटूट तरीके से करता है। आपने देखा होगा पड़ोसी मुल्कों में जी कू हो गया, आर्मी ने टेक ओवर कर लिया जी, जजेस को निकाल दिया। इस देश में कभी नहीं देखा आपने जब से संवैधानिक तौर पे आज़ादी हुई है। 75 साल में कभी 75 साल में एक इंस्टेंस नहीं है कि जुडिशरी कोलैप्स हो गई हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ ऑन द मशीनरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट वंस, नेवर। लेकिन झूठ फरेब से आप केवल एक लोगों में शंका क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई एविडेंस है, कोई बेसिस है, आप जाइए, आप केस डालिए, आप इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करिए। आई एम श्योर द इलेक्शन कमीशन विल टेक
ड्यू एक्नॉलेजमेंट एंड गिव प्लॉजिबल आंसर्स। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन नहीं जाते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, वो कई लोगों को कैमरा पे रहने का शौक होता है। आपको लगता है वो सिर्फ कैमरे के लिए कर रहे हैं? नहीं, इट्स नॉट कैमरा पर से। देखिए, आप अब मासेस को अपील कर रहे हैं, मासेस को चीज़ें बता रहे हैं, बट शॉर्ट कमिंग ऑफ होमवर्क। बट आपको, आप रीजंस जो बना रहे हैं, बिहार चुनाव आने वाले हैं, मेरे को जो ग्राउंड रियलिटी की खबर है वो कम्प्लीटली कॉन्ट्ररी है। अच्छा। एंड उनके फेवर में कुछ नहीं जा रहा वहाँ पे, तो आज से ही बेसिस बना रहे हैं डिफीट की। एक और चीज़ का इन दिनों जो है विरोध चल रहा है कि जो पीएम हो या सीएम हो या कोई मंत्री हो, अगर वो किसी केस में 30 दिन के लिए पुलिस हिरासत में जाते हैं या उनको अरेस्ट किया जाता है, तो उनको अपना पद छोड़ना होगा। इसको लेकर एक बिल भी लाया गया था, उसका भी विरोध है। उसको क्या, किस तरह देखते हैं आप एज अ पॉलिटिशियन, एज अ वकील? देखिए, मेरा मानना है कि ये बिल बहुत ज़रूरी है। नॉट बिकॉज कि कोई व्यक्ति जेल जाए जेल ना जाए, उस विषय में नहीं। ये बिल इसलिए ज़रूरी है कि संवैधानिक तौर पे जब एक व्यक्ति एक पद पे अपना कार्यभार संभाल के काम कर रहा है और वो जुडिशियल कस्टडी में हो या पुलिस कस्टडी में हो, तो वो अपना कार्य अटूट कमिटमेंट से पूरा नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति जब एक ऑफिस में है, उसका वो काम ही नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा बिकॉज ऑफ बीइंग इन सम सॉर्ट ऑफ कस्टडी, तो क्या उसकी एक मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई मैं अपना काम एक निष्पक्ष तरीके से नहीं कर पा रहा, तो मैं अभी अपना ये ऑफिस छोड़ दूं? मतलब क्या है कि भाई अगर कोई व्यक्ति जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर है, वो किसी केस में कस्टडी में चले जाते हैं, तो क्या वो ऑफिस जो होल्ड करते हैं वो सफ़र करे कि वेट करे व्यक्ति के आने का? लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये जो कुछ किया जा रहा है वो विपक्षी पार्टियों को डराने के लिए और उनके लोगों को अंदर डाल दे रहा है ताकि उनसे राज्य की सरकार छीन जा सके। आप मेरे को एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ आज तक, अक्रॉस पार्टी लाइंस अरेस्ट होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी नेता विपरीत में अरेस्ट हुए हैं। आपने पूछा भारतीय जनता पार्टी में क्या फ़र्क है, आपने मेरे से एक सवाल पहले पूछा था, पहला सवाल पूछा था। यही फ़र्क है कि वहाँ पे अगर कोई अरेस्ट होने वाला होता है तो पहले ही वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं कि भैया अब हम अपनी जो ये एक कानूनी लड़ाई है ये लड़के वापस लौटेंगे तो फिर देखेंगे क्या करना है पार्टी की तरफ से। कोई व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति जो अरेस्ट होने वाला हो या कोई किसी प्रॉब्लम में हो, वो अपना पद पहले ही त्याग देते हैं। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, डराया जा रहा है ताकि आवाज़ ना उठा सके कोई भी। पर एक बात बताइए, क्या एक व्यक्ति की मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है? आप ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं कि आपको अरेस्ट किया जाए? एक एग्जाम्पल भी है, अरविंद केजरीवाल काफ़ी दिनों तक जेल के अंदर रहे, तिहाड़ में रहे, तो सीएम की पोजीशन से उन्होंने इस्तीफा दिया ही नहीं बहुत लंबे समय तक, यहाँ तक कि बाहर आने के बाद भी नहीं दिया था। शायद इसी को ये जो है वजह हो सकती है, आपको लगता है ऐसा? देखिए, बहुत सारे हैं, कहीं एक दो व्यक्ति और हैं जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं जिनके आज भी केस हैं, चार्जशीटेड है। दे आर ऑन बेल बट दे आर चार्जशीटेड, केस तो चल रहा है। और अगर चार्जशीटेड है और केस चल रहा है तो कोई तो तत्व होंगे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास। ये मैं एक वकील होने के नाते कह रहा हूँ आपको कि अगर कोई तत्व नहीं है तो चार्जशीट सस्टेन नहीं होती, और अगर चार्जेस सस्टेन हुए और एक ट्रायल चल रहा है क्रिमिनल प्रोसेस में तो किसी बेसिस पे ही चल रहा है। सर, उनके जैसे बाकी विपक्षी पार्टियां, उनमें भी वकील होंगे, बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या वो समझाते नहीं होंगे या उनको पता होगा या नहीं? देखिए, वो तो एक पर्सनल निर्णय है एक व्यक्ति का, चाहे वो पद पे रहें या पद छोड़ें, बट एक मॉरलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर सपोज कोई पर्सनल डिफ़िकल्टी के कारण आप अपना पद नहीं इन्फोर्स कर पा रहे, अपना ऑफिस नहीं जस्टिफाई कर पा रहे, अपने एक्शंस और अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं फुलफिल कर पा रहे, तो आप ज़रूर छोड़ते हैं। अभी आप देखिए, हाल ही में धनखड़ साहब जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने पर्सनल हेल्थ के कारण अपना ऑफिस त्यागा। विपक्ष कहता है कि दबाव था। मेरे को तो समझ नहीं आया किस बात का दबाव था। अगर वो उन पे दबाव पड़ सकता है तो फिर
वो दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं थे। लेटली उनकी तबीयत खराब थी, ये सामाजिक तौर पे हर व्यक्ति जानता है। और उन्होंने एक अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी है कि भाई आई कैन नॉट जस्टिफाई द ऑफिस दैट आई होल्ड बिकॉज ऑफ माई पर्सनल हेल्थ। सर अब जब आप राजनीति में एक बार वापस आते हैं कि अब जब आप मिलते हैं प्रधानमंत्री से, तो बतौर डीडीसीए प्रेसिडेंट मिलते हैं, वकील मिलते हैं, पार्टी में कार्यकर्ता मिलते हैं, या कैसे मिलते हैं? अब क्या कैपेसिटी होती है, क्योंकि पहले तो अलग था सब कुछ। नहीं, देखिए मेरा मानना है कि हम अभी हाल ही में परिवार सहित सब लोग मिले थे एंड हमारा खाली एज अ परिवार मिलना था। काफ़ी समय से आ, आ, मिलना नहीं हुआ था, तो मेरा मानना था कि हम एक परिवार बतौर एक पर्सनल विजिट था और उसमें कोई किसी विषय का, कोई पार्टी का, कोई क्रिकेट का, किसी विषय का कोई वो नहीं था। एक पर्सनल व्यक्तिगत मीटिंग थी वो। लेकिन क्रिकेट में उनका भी इंटरेस्ट है, नहीं, तो क्रिकेट में कभी उनका चर्चा इंटरेस्ट है, होती वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के हाँ। पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ, तो कभी आपकी कभी क्रिकेट को लेकर उनसे चर्चा हुई? नहीं, वो हमेशा पूछते हैं क्रिकेट अच्छा चल रहा है, और क्रिकेट एक्चुअली अच्छा चल रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भाई पिछले कुछ सालों में इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस, यहाँ पे जो मैचेस हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहा है, जो हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ 2 साल पहले, अगले साल ये वापस वर्ल्ड कप है, तो आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो देश में हो रही हैं, और क्रिकेट ही क्यों, बाकी स्पोर्टिंग एरियाज में भी हो रही है। आप कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बिड कर रहे हैं, यू आर प्लानिंग टू बिल्ड फॉर द ओलंपिक गेम्स, तो ये सारी चीज़ें जो उनके काफ़ी नज़दीक हैं एज अ विषय। अब क्रिकेट की बात हो रही है, तो क्या आप डीडीसीए से बाहर भी अपना देखते हैं? मैं अब इस समय बीसीसीआई की बात कर रहा हूँ। देखिए, बीसीसीआई एक संस्था है जिसको सारी स्टेट एसोसिएशंस मिलकर रिप्रेजेंट करती हैं, और वो एक ऐसी संस्था है जिसको एक बड़े ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस से और संवैधानिक तरीके से चलाया जाता है, और वहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस होता है बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से। जब भी कभी भी मौका मिलेगा, हम तो फुट सोल्जर हैं, चाहे पार्टी के हो, चाहे क्रिकेटिंग इकोसिस्टम के हो। जब हमें बोला जाएगा कि कुछ करना है, हम हमेशा तैयार है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। आप हर बार क्यों चाहते हैं कि कोई आपसे कहे तभी आप करें? नहीं, देखिए, जो क्रिकेटिंग इकोसिस्टम है उसमें एक कंसेंसस बिल्डिंग एक्टिविटी होती है। वहाँ पे इलेक्शन बहुत रेयरली होता है, बिकॉज विद कंसेंसस क्रिएट होता है जो होता है, एंड जब कभी कंसेंसस बनेगा, जब कभी मौका मिलेगा, ज़रूर जाएंगे। बीसीसीआई या आईसीसी? देखिए, हमारा तो ज़्यादा दूर का सोचना नहीं, हम बीसीसीआई तक ही सीमित व्यक्ति हैं, क्योंकि बीइंग दिल्ली प्रेसिडेंट, मैं दिल्ली स्टेट को वहाँ पे रिप्रेजेंट भी करता हूँ, और जब भी एक कंसेंसस बनेगा और मौका मिलेगा तो ज़रूर सेवा करेंगे बीसीसीआई की भी। दो लोग और हैं जिन पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँ। एक तो मोदी जी ने 25 साल पूरे किए हैं, मतलब हो रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री का सफ़र उन्होंने शुरू किया था, वो लगभग 25 साल हो गए पीएम होते। इन 25 सालों में आपने भी उनको ऑब्जर्व किया होगा, कई बार मुलाकातें हुई होंगी बतौर सीएम भी और बतौर पीएम भी। किस तरह देखते हैं इन 25 सालों को? देखिए, सन 99-2000 से, जब से फादर साहब गुजरात से सांसद थे राज्यसभा के, गुजरात तब से हमारा आना जाना रहा है एज अ परिवार। तो सन 2000 से लेके 2014 तक जो हमने गुजरात में प्रोग्रेस देखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, डेवलपमेंट देखी है, गुजरात स्टेट, मतलब एक समय था वहाँ स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे से बेटर होते थे। वहाँ पे इंटरकनेक्टिंग ऑफ रिवर्स, ऐसा ऐसा एरिया देखा है जहाँ पे पानी नहीं होता था, सूखा होता था, और आज वहाँ पूरी हरियाली है। ये सब वो कमिटमेंट है जो मोदी जी की एज चीफ मिनिस्टर उस स्टेट में उन्होंने काम किया, और आज भी वो ही दिशा में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट उसको चलाई जा रही है। एंड जब आप देखते हैं कि एज बतौर एज प्राइम मिनिस्टर, जीएसटी, इंक्लूजन, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बैंक्स, डिजिटाइजेशन, खेलो इंडिया, मतलब मैं आपको अनगिनत प्रोजेक्ट्स गिनवा सकता हूँ, स्वच्छ भारत, ऑल्टरनेट एनर्जीज, हाईवे प्रोजेक्ट्स, मैं इतने प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ जो कि आपको ये दिखाएगा कि कैसे हिंदुस्तान आत्मनिर्भर होते जा रहा है, और पास ईच कमिंग ईयर और आत्मनिर्भर हो रहा है। जो जियो पॉलिटिक्स भी है इस समय, तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फिर विपक्ष कहता है कि नरेंद्र सरेंडर, इस तरह के बयान दिए,
फिर अब जो स्थिति है उसमें कह रहे हैं कि हम यूएस के दबाव में हैं, आप उसको किस तरह देखते हैं? प्रधानमंत्री किस तरह देखिए, परफॉर्म आप कर एक बात समझिए, 2008 में हमला हुआ मुंबई में, क्या हुआ? रहे हैं? कोई काउंटर एक्शन हुआ, कुछ हुआ? नथिंग। आपके पास आपका पहलगाम तो अब हुआ, इससे पहले मल्टीपल अदर इंस्टेंसेस हुए। कंट्री कैन नॉट अफोर्ड कन्फ्लिक्ट्स। देखिए, वॉर इज नॉट द हेल्दीएस्ट आउटकम। वॉर से हमेशा लॉन्ग टर्म में नुकसान ही रहता है लोगों को। बट क्या आपकी इकोनॉमी वॉर सस्टेन कर सकती है? अप टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश को या किसी भी समाज को किसी भी तरीके से हानि पहुंचने दे सकते हो बीइंग द लीडर ऑफ द कंट्री, द हेड ऑफ द कंट्री? नो। आपका फर्ज है सबकी रक्षा करना। और जब आप देखते हैं ऑप सिंदूर में एक मिशन हुआ, हमारे यहाँ के लोग ही ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे कि भाई कितना नुकसान हुआ बॉर्डर उस पार देन एनीवन एल्स। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये नहीं है कि यू हैव टू यूनाइट वेयर द नेशन इज कंसर्न्ड। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पावर नहीं है, ये एक नेशनलिस्टिक सोच है। जब एक ग्राउंड पे पीपल वर इन फेवर, एरियाज में ब्लैकआउट्स हो रहे थे, मल्टीपल एरियाज वर because of continuous drone attacks. But at the end of the day, it is not surrender or something. It is the amount of damage that was done cross border. जो आपको आज डेटा दिखता है, समय के साथ तो और डेटा निकल के आ रहा है, जो सरकार ने स्टेटमेंट्स दी थी उनको सपोर्ट करते हुए। तो आपको रियलाइज होता है कि कितनी घात पहुंचाई गई सरहद पार। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री कुछ फैसले जो अब ले रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि जिस तरह से टैरिफ का चल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि लोकल के लिए वोकल होना चाहिए हमें? देखिए, लोकल के लिए वोकल होना तो बहुत अहम है। आप आत्मनिर्भर भारत आप आज से नहीं कह रहे, आप 10 साल से कह रहे हैं। इसी कारण से कह रहे हैं बिकॉज आपको एज एन इकोनॉमी सेल्फ सस्टेन होना ज़रूरी है। आप दूसरों पर रिलाई नहीं कर सकते। वन टैरिफ चेंज ग्लोबली विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर इकोनॉमी। तो आपको अपने आप को इंसुलेट और आइसोलेट करना ज़रूरी है इन सारी चीज़ों से। और आपको लगता है सही जा रहे हैं? एब्सोल्युटली। और ये जो बार बार कहा जाता है कि मोदी जी जो है वो सही फैसला नहीं ले रहे हैं, गड़बड़ हो रही है बहुत सारी, आप मानते हैं ऐसा? यह क्या चीज़? देखिए, क्रिटिसिज्म तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी का एक पिलर है। नेगेटिव ओपिनियन रहना, क्रिटिसिज्म रहना, एक हर चीज़ को क्रिटिकल एनालिसिस करना, हर चीज़ को डाइसेक्ट करना, डायग्नोज करना, वो इस डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। यहाँ पे एवरीवन हैज़ एन ओपिनियन। लोगों के पास पक्ष की ओपिनियन होगी, निपक्ष की ओपिनियन होगी, विपक्ष की ओपिनियन होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि भी सरकार गलत काम कर रही है। अरुण जी फिर वापस आते हैं, क्योंकि अरुण हाँ जी जी। का इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि आप और आपसे भी जुड़े हुए हैं। अरुण जी जब थे तो जिस गर्मजोशी से लोग मिलने आते थे या उनसे मिलने के लिए लोग लाइन लगाते थे, क्या उनके जाने के बाद आपको कहीं से महसूस हुआ कि वो गर्मजोशी थोड़ी ठंडी पड़ गई है, या अब इस तरह से लोग आप लोगों से मिलते नहीं हैं या मुलाकात होती है? नहीं, क्योंकि देखिए, राजनीति में रंग बदलते हुए लोग दिखते ये हैं। लोगों के रंग ज़रूर बदलते हैं, लेकिन जो लोग दिल से जुड़े हुए थे वो आज भी दिल से जुड़े हुए और आज भी वैसे ही हैं। उसी तरह से मिलने आते हैं लोग। बिल्कुल। अरुण जी को खाने पीने का भी बड़ा शौक था, क्या आपको भी है? और क्या आप उन जॉइंट्स पे जानते हैं? क्योंकि अरुण जी देखिए, खूब बताते थे कि यहाँ मिलेगा। मेरे को खाने पीने का भी उतना ही शौक है। बट मैं सच बात बताऊं, जब से मेरी डॉटर हुई है तब से आई रियलाइज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिटिल मोर। तो मेरे को अपने स्वास्थ्य का जब से वो हुई है तब से मैं थोड़ा डबल ध्यान रखना शुरू कर दिया है कि भाई उसके लिए एग्जैक्टली कि भाई खुद के एक फूड के शौक के कारण अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए, जिससे बाद में एक बच्चे के फ्यूचर पे फ़र्क पड़े, क्यों करें?
लेकिन मैंने इसलिए आपसे पूछा कि अरुण जी से जब कभी आप बात करें और पॉलिटिक्स के अलावा भी बात होती है तो खाना बड़ा अच्छा उनको फेवरेट टॉपिक था उनका। वो बिल्कुल। कई जगहों को जानते भी थे नहीं, जहाँ नहीं, वो सारे जॉइंट्स आज भी हम विज़िट करते हैं, हर जगह जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हर चीज़ लिमिटेड क्वांटिटीज़ में। उस तरह से नहीं होता जैसे अरुण जी को एकदम नहीं, नहीं, पूरा उस मज़ा तरह से तज़ा ही खाना। होता है, उस फ्रीक्वेंसी से नहीं होता, लेकिन उस तरह से ही होता है। एक सवाल ये भी है कि अब अरुण जी को जब थे 2014 में वो अमृतसर चुनाव लड़ने गए थे, अगर आपसे कहा जाए पार्टी आज कहती है जैसे आप कहते हैं कि पार्टी जवाबदारी देगी, तो क्या आप भी अमृतसर से चुनाव लड़ने जाएंगे या दिल्ली में ही अपने लिए जगह देखेंगे? देखिए, कहीं से भी लड़ सकते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है, बट जब वो सही समय होगा, जहाँ डिसाइड किया जाएगा, वहाँ जाएँगे लड़ने। ये सही समय कब आएगा आपके साथ? वो तो जी पार्टी डिसाइड करेगी। नहीं नहीं देखिए देखिए मैं मैं देखिए, आई एम ऑलवेज रेडी टू एंटर पॉलिटिक्स, और जिस दिन निर्णय लिया जाएगा हम उस दिन करने को तैयार रहेंगे, और ये एक पार्टी का निर्णय, हम असल में हम एक डिसिप्लिन्ड इकोसिस्टम को बिलोंग करते हैं, और वो डिसिप्लिन में एक बड़ी ही बेसिक एटिकेट और एक बेसिक क्वालिटी इनकलकेट की गई है कि जो पार्टी है वो खुद निर्णय लेती है किस व्यक्ति को किस समय पे क्या करना है और कहाँ करना है। लेकिन कभी तो आपकी इच्छा जागी होगी कि जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव था या दिल्ली के विधानसभा चुनाव थे, आपको लगा होगा कि नहीं अब मेरा रोल हो सकता है इसमें किसी एक चीज़ में? देखिए, पार्टी के काम से दोनों समय पे जुड़े हुए थे, और पार्टी का ही निर्णय सबसे सही निर्णय होता है क्या करने का। आपने कभी अपने आप को प्रेजेंट भी नहीं किया एज ए कैंडिडेट कि मैं इस जगह से लड़ सकता हूँ? देखिए, आई जो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि जो हम लोगों के जो पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बचपन से पार्टी को देखा है, हम लोगों के डीएनए में नहीं है कि वी गो प्रेजेंट। मतलब हम लोगों को पार्टी के डिसिप्लिन और अनुशासन के बारे में पूरा पता है, संघ के डिसिप्लिन और अनुशासन के बारे में पता है। हम उस फैब्रिक के ही नहीं बने हुए कि जहाँ हम जाके कुछ फोर्सफुली बोले नहीं जी हमें यही करना है। नहीं, जो पार्टी निर्णय लेती है हम वो पालन करते हैं एज अ फैमिली एंड एज इंडिविजुअल्स जो इस पार्टी से इतने समय से जुड़े हुए हैं। कभी आपको लग रहा है कि मैं ये आखिरी सवाल है, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, हाँ जी। इंग्लिश पे भी कमांड अच्छी है, तो पार्टी को तो ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। आपके पिता भी अच्छे प्रवक्ता रहे, तो कभी आपने सोचा कि मैं बीजेपी को इसी तरह से रिप्रेजेंट करूं अगर मैं बीजेपी में ऑफिशियली एक तरह से एक्टिव कार्यकर्ता के तौर पे जाऊं तो? देखिए, किसी समय पे वो भी होगा। नहीं, आप किसी चीज़ का ये बता नहीं रहे कि राजनीति में एंट्री कब है आपकी। देखिए मैं ये समय, सवाल इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस लेगेसी को आप लेकर आ रहे हैं ना, ऐसी लेगेसी अगर किसी और के पास होती तो अब तक वो चढ़ के बैठ चुका होता। नहीं नहीं, देखिए मेरा मानना है कि जिस समय के साथ आप, प्रफुल्ल जी, आप देखेंगे समय के साथ ज़रूर होगी, एंड सही समय पे होगी। मैं इससे ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू। अपना वक्त दिया। नहीं नहीं, थैंक यू। ये थे रोहन जेटली जिन्होंने दिल खोल के सारी बातें की और बताया कि जल्दी वो समय आएगा जब ये भी राजनीति में नजर आएंगे।